ठीक। अब इसमें ना नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग लिखिए जीवोम या बायोम। अगले इसमें हेडिंग लिखिए आप, नया टॉपिक है ये बायोम या जीवोम, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सर आपने लिखवाया जनरली रीजन की द एरोमेटिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ एट 3 लेवल। इसमें से पहला लिखवाया कंपोनेंट्स ऑफ बाकी जो किसी अच्छा तो देखो उसमें एक तो ये हो गया लिथोस्फीयर वाला, ये हो गया एब्योटिक कंपोनेंट होगा, फिर एक बियोटिक में आ जाएगा जिसमें प्लांट्स वगैरह एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे, और एक तीसरा आ जाएगा एनर्जी कंपोनेंट, वो मैंने आपको करा दिया है पहले, इससे मैं उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। मैं एकदम थोड़ा टॉपिक पे ही आता हूँ जो बायो, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीवों से संबंधित, बाकी सब ज्योग्राफी का है उससे पहले। देखो जनरली बायो किसे कहते हैं या जीवों किसे कहते हैं? पूरी पृथ्वी का वो भाग जहाँ जीवन पाया जाए उसे हम लोग बायो या जीवों कहते हैं, चाहे उसमें प्राणी हो चाहे उसमें वनस्पति हो, यानी दोनों का सम्मिलित रूप से वह भाग जहाँ जीवन पाया जाएगा उसे हम लोग बायो कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए सबसे पहले बायोम और उसकी हेडिंग और फिर उसकी परिभाषा। ठीक है, इसमें लिखना सामान्य जीवों पृथ्वी का वह भाग है, सामान्य जीवों पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन सृजित रूप से पाया जाता है, जहां जीवन सृजित रूप से, सृजित माने यहां बढ़ रहा होता है, लगातार होता भी है, इंक्रीज भी कर रहा होता है, सृजित रूप से पाया जाता है। सृजित सृजन से बना है, क्रिएट। Biome is the part of Earth. Biome is the part of Earth where life is found. Where life is found in its creative level. In its creative level. ठीक है? अब देखो जीवन प्राणियों में और वनस्पति दोनों में होता है, इसका मतलब दोनों की सम्मिलित व्यवस्था बायोम के अंतर्गत आ जाएगी, अर्थात प्राणी एवं वनस्पति, अर्थात प्राणी एवं वनस्पति दोनों की सम्मिलित व्यवस्था, दोनों की सम्मिलित व्यवस्था जीवों के अंतर्गत आती है, जीवों के अंतर्गत आती है। एंड सो the comprehensive nature of life in plants and animals, comprehensive nature of life in plants and animals considered into the concept of biome, the concept of biome। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ जरा सोच के, बातें नहीं, मुझे ये बताओ जरा सोच के कि जो बायोम है, जो जीवन है, वो कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा पृथ्वी पर जीवन, जो दो अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सके, जल में, वायु में, तो वायु में तो जनरली बैक्टीरिया हम कोई और मतलब जीवन है जिन्हें हम लोग बिल्कुल अलग करके अध्ययन कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जीवन जो है वो दो जगह मिलेगा, एक अर्थ पर और एक पानी में, है ना। अर्थ पर हमारे स्थलीय बायोम
और पानी में माने जलीय वायु। इसका मतलब वायु को दो भागों में बांट सकते हैं। लिखो सर जो होने वाले चलनी पक्षी वगैरह चलने हैं और ऑब्वियसली उसी का हिस्सा है। तो आप देखिए सामान्यतः जीवों को दो स्तरों पर देखा जा सकता है। जनरली बायोम could be divided into two parts। पहला स्थलीय बायोम। स्थलीय बायोम, स्थलीय बायोम माने टेरेस्ट्रियल बायोम। और दूसरा जलीय बायोम। जलीय बायोम को क्या कहते हैं? एक्वेटिक बायोम, है ना? दो हो गए। अब मुझे स्थलीय बायोम को आगे डिवाइड करना है। कितने भागों में कर सकता हूं? इस स्तर पे क्या-क्या चीजें देखो, इस स्तर पे क्या-क्या चीजें मिलती हैं। इस स्तर पे अगर दो भागों में हम लोग बांटे मोटे तौर पर, एक तो प्राणी है, एक वनस्पति। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, सोच रही हूं दो भागों में बांट सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, प्राणी वनस्पतियों को फॉलो करते हैं या वनस्पति प्राणी? प्राणी वनस्पतियों को फॉलो करेंगे। इसका मतलब वनस्पति को पढ़ लें, प्राणी को पता चल जाएगा। अगर हमें ये पता करना हो किस वनस्पति में कौन सा प्राणी मिलेगा, तो पहले वनस्पति का पता कर लें, प्राणी का अपने आप पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्थलीय बायोम को वनस्पतियों के स्तर पे देखिए। ठीक है? हाँ या ना? किसको समझ में नहीं आया? चलो, जिसको नहीं आया अल्लाह मालिक। अब ये बताओ, स्थलीय जो बायोम है उसे, या स्थलीय बायोम माने वनस्पति बायोम और वनस्पति बायोम माने वन। ठीक है? वन को कितने लेवल पर देख सकते हैं हम लोग? मोटे-मोटे लेवल तो होता है ना, बारीक में तो आगे कितने तरह के वन होते हैं? देखो, हाँ, सबसे ज्यादा वन मिलते हैं हमें इक्वेटर के आसपास। ऐसे वनों को हम लोग कहते हैं क्या? विषुवत-रेखीय वन, है ना? यहाँ खूब पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ से लेके और ट्रॉपिक्स तक, यानी 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये वो क्षेत्र है जहाँ खूब गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज इसी के बीच में ऊपर नीचे गति करता है। यहाँ गर्मी पड़ती है तो बारिश पड़ती है, बारिश पड़ती है तो यहाँ वन होते हैं। इसका मतलब एक बायोम एक प्रकार का तो ये हो गया। ठीक है? अब इसमें अगर इससे ऊपर जाए हम 23.5 डिग्री से ऊपर, 23.5 क्या, आप ऐसा करिए 45 डिग्री को इसमें समझिए, 45 डिग्री से ऊपर जाए, अगला पृथ्वी पे रीजन आता है 45 से लेकर 66.5 तक, 66.5। इसे टेम्परेट रीजन कहते हैं। ना तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती। ऐसे में मौसम समकाली रहेगा। जब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। वन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी अगर बारिश नहीं होगी तो? ग्रास में। तो ग्रास लैंड मिलेगी। फिर उसके और ऊपर जाएगा 66.5 के ऊपर तो ठंड पड़ेगी, है ना? बर्फ जमी रहेगी। इसका मतलब घास भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब किस प्रकार का मिलेगा? मरुस्थल हो जाएगा। क्या कहेंगे उसे? डेजर्ट कहेंगे, हाँ या ना? मरुस्थल की परिभाषा क्या है? What is the definition of desert? Desert is the वह क्षेत्र जहाँ एनुअली 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो क्षेत्र डेजर्ट कहलाता है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़े वहाँ बारिश नहीं होगी, या जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़े वहाँ भी बारिश नहीं होगी, हाँ ना? अब इसका मतलब डेजर्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक ठंडा एक गर्म, है ना? अब 66.5 डिग्री से ऊपर कैसे डेजर्ट मिलेंगे? ठंडे ठंडे मिलेंगे, है ना? इसका मतलब जो चौथे प्रकार का बायोम होगा वो मरुस्थलीय बायोम होगा। फिर बाद में वो क्या करेंगे? वनों को कई भागों में बांट लेंगे, ग्रासलैंड को कई भागों में बांट लेंगे, इन सबको बांट के चलेंगे, मरुस्थलों को भी दो भागों में बांट लेंगे।
लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें पृथ्वी पे तो हम स्थलीय बायोम को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, टुंड्रा वाला देखो, टुंड्रा में हाँ टुंड्रा वाला एक अलग है, और ये अलग वो क्षेत्र है जहां वेस्टर्लीज के माध्यम से, पछुआ पर्वत के माध्यम से 45 से 66 के बीच वाला टुंड्रा टेम्परेट वाला ही होगा, क्योंकि उसके बाद तो बल्कि नहीं टैगा होगा, उसके बाद टुंड्रा होगा। हाँ, सब पूरे वाला ही तो 67 से 80 के बीच में होगा, 80 के बीच में होगा, और 80 के बाद डेजर्ट होगा, 80 से 90 डिग्री तक डेजर्ट होगा। इन सब आपकी देखो, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है ना, उनका ज्योग्राफी का मामला कमजोर है। अब मैं कैसे इसको इस पे भी नहीं बना सकता। कहाँ पूरी टुंड्रासी से, हाँ टुंड्रासी से नीचे मिलेंगे 66 से 80 के बीच में। देखो मैं ऐसी एक चीज बना के आपको दिखा देता हूँ, इससे समझ में आएगा ये। देखो गोल तो मेरे से कोई चीज बनती नहीं, तो आप पृथ्वी को ऐसे ही कर लेना 0, ठीक है। देखो ये वाला, ये मैंने अर्थ का एक शेप बनाई है, इसमें 2-3 चीजें मैंने क्लियर की। ये 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 से लेके 23.5 तक का ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि वर्ष भर तापमान ज्यादा, सामान्य है बारिश भी ज्यादा। इसके बाद 23.5 डिग्री से ऊपर यहाँ पर एक और बीच में रेखा आएगी जिसे 45 डिग्री हम लोग बल्कि 60 डिग्री तक कहते हैं। 45 से 23.5 डिग्री से ऊपर, बल्कि ये 23.5 से क्या 30 से शुरू हो जाता है, 40 से शुरू होगा और 40 से शुरू होकर 65 तक जाएगा, दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री तक। ये वाला जो रीजन है इसमें खास बात क्या है कि पछुआ पर्वतों से बारिश होती है इस वाले रीजन में, इसलिए यहाँ घने जंगल मिलेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। इन फॉरेस्ट को, टेम्परेट फॉरेस्ट को ही हम लोग टैगा फॉरेस्ट कहते हैं। 66.5 से ऊपर धीरे धीरे बारिश की मात्रा में कमी आती है। क्यों? क्योंकि सर्दी ज्यादा होने लगती है, सन की जो रेज है एंगुलर होने लगती है, और ऐसे में वहां बारिश होगी नहीं, बर्फ ज्यादा पड़ेगी। बर्फ ज्यादा पड़ने की वजह से कॉनिफरस टाइप के जो वृक्ष हैं वो मिलने लगते हैं। ऐसे वन जहां पर कोणधारी वृक्ष मिले, ऐसे वनों को हम लोग क्या कहते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट कहते हैं। ऊंचाई उनकी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा होता नहीं, केवल बर्फ ही होती है। बर्फ से ही कम समय में चीजें लेते हैं। ठीक है, अब तुम दोबारा सॉरी बोलना पड़ेगा तुम्हें, और एक बार सॉरी बोल के दोबारा सॉरी नहीं बोलना चाहिए, है ना। सॉरी बोलने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। डिसऑर्डर नहीं, जनरली आदत होती है रूल्स तोड़ने की, क्योंकि उनके पास एक हथियार है सॉरी बोलने का। रूल्स तोड़ो फिर सॉरी बोल, तो दैट्स इट, बात खत्म होगी, है ना। इसके खतरनाक होते हैं। चलो फिर, तो ये एक 66.5 डिग्री वाला क्षेत्र है। तो हम लोग अभी पहले फिलहाल लिखो स्थलीय बायोम को, उसमें डिवाइड करो। इस स्थलीय बायोम या टेरेस्ट्रियल बायोम, इसे 4 भागों में बांट लीजिए, 4 पार्ट कर लीजिए इसके। इसमें 4 के 3 के निशान बना लीजिए, ठीक है। पहला इसमें लिखना विषुवत-रेखीय बायोम। एक मिनट, पहला लिखना है इसमें वनीय बायोम, वनीय बायोम। टेरेस्ट्रियल में वनीय, फॉरेस्ट बायोम्स। वनीय बायोम माने फॉरेस्ट बायोम्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे घास बायोम,
या ग्रास बायोम्स, है ना, जहां बारिश कम होगी वहां घासें होंगी ऊपर। तीसरे नंबर पे लिखिए टुंड्रा बायोम, टुंड्रा TUNDRA। और चौथे नंबर पे लिखिए मरुस्थलीय बायोम, डेजर्ट बायोम। चार हो गए। अब वनीय बायोम को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वनों को दो तीन भागों में बांट सकते नहीं। एक विश्व रेखीय तो वनों को बांटते हैं, वन बटेंगे बारिश के आधार पर, है ना, तो वनों को बांट लिए। इसके आगे 3 भी का निशान बना लीजिए, तो 4। तो पहले वनीय बायोम के आगे नीचे की तरफ एरो का मार्क करिए और लिखिए। ये बताओ सबसे ज्यादा बारिश होती कहां है? अरे धरती पर, इक्वेटर पर। इक्वेटर को विश्व रेखा कहते हैं। इसका मतलब वहां सबसे ज्यादा वन होते होंगे, है ना, कि बारिश होती है तो वन ज्यादा होंगे। तो एक प्रकार का वन तो वो हो गया नहीं, तो उसे लिखिए विश्व रेखीय बायोम या विश्व रेखीय वन बायोम। बातें मत करिए, मुझे आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं, सच में। इसका मतलब ये लग रहा होता है कि फिर कंफ्यूज हो रहे हो आप, पंचायत कभी करोगे जब कंफ्यूज हो गए। इक्वेटोरियल बायोम, इन्हें वो दे दो क्या सरकार को? हाँ, अच्छा मृत्युंजय सर का आपके पास है ना? मृत्युंजय सर का फीडबैक देना है। चलिए पहला इसमें लिखिए विश्व रेखीय बायोम या इक्वेटोरियल बायोम। क्लियर है? हाँ, क्या बात। अच्छा, उसके बाद अब ये इक्वेटोरियल रीजन कहां से कहां तक आता है? विश्व रेखीय वन कहां तक मिलते हैं? विश्व रेखीय क्षेत्र कहां तक मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन कहां से कहां तक मिलता है? 5 डिग्री क्यों? 10 क्यों नहीं? 5 पे ITCZ होता है। वो क्या होता है? 3PLB, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैंड, इक्वेटर पे ITCZ तो वहां होता है जहां पर दो गोलार्धों की हवाई जगह बन रही हो, इंटरट्रॉपिकल जोन कहते हैं उसे। वो सन के हिसाब से चल रही होती है, सन को फॉलो कर रहा होता है ITCZ। यहाँ तो सन हमेशा चमक रहा होता है, तो ITCZ कहाँ? देखो गोल गोल नहीं, या तो आता है या फिर नहीं आता। ITCZ पाया ही नहीं जाता इक्वेटर पे, कभी होगा ही नहीं इक्वेटर पे ITCZ। तो कौन सा ये बनाता है? 5 किलोमीटर 5 डिग्री पर 5 डिग्री और बोल लो जहाँ पे ITCZ क्या होता है? जहाँ पर दोनों गोलार्धों की हवाएं आपस में मिले उस क्षेत्र को हम लोग ITCZ कहते हैं। देखो ITCZ हवाओं का चलना होता है, जहां ITCZ है वहां हवाएं चलती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, अगर ITCZ इक्वेटर पे होता है तब फिर डोल्ड्रम क्यों पाया जाता है इक्वेटर पे? शाम क्षेत्र कहते हैं उसे। तो दोनों हवाएं आपस में मिल गई, टकरा गई, शाम हो गई, शाम होगी ना और ज्यादा घूमेगी। जब चक्रवात आता है तब दो हवाएं टकरा के घूमती हैं, शाम में जाती हैं। अरे यार मैं दुखी हो जाता हूँ इन बातों से, और मैं इससे दुखी हो जाता हूँ क्योंकि आप मुझे पढ़ाने की कोशिश करते हो। अरे यार मुझे मत पढ़ाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो जो पढ़ा रहे हो
सवालों के जवाब दो। अगर आपको सही क्लैरिटी है तो फिर मेरे सवालों को भी तो सेटिस्फाई करो आप। इसका मतलब अगर आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कहीं नहीं गड़बड़ है, फिर मुझे ध्यान से सुनो। देखो इक्वेटर पे शांत क्षेत्र डेवलप होता है डोलड्रम, क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्वेटर पे, जिसकी वजह से वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। पानी भाप बन के ऊपर उठता है, या हवा क्या होगी, गर्म होने के बाद तेजी से ऊपर उठेगी। हवा जब तेजी से ऊपर उठेगी तुरंत शांत हो जाती है। ऊपर उठने के एडियाबैटिक टेंपरेचर चेंज होता है उसके अंदर, जिसे कहते हैं रिडक्शन ताप परिवर्तन। जब वो ऊपर उठती है, ऊपर उठने के लिए वो ऊर्जा अपने में से ही अब्सॉर्ब कर लेती है। ऐसे वो ऊपर उठने के साथ ही ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के साथ वापस नीचे आ जाती है बारिश के रूप में। इसलिए वहां पर हवाएं नहीं चलती 0 से 5 डिग्री के बीच में। और चूंकि हवाएं नहीं चलती इसीलिए उसे डोलड्रम कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए इक्वेटर पे तूफान नहीं आते। तूफान तब आएंगे जहां आईटीसीजेड होगा। दक्षिणी अटलांटिक में इसलिए तूफान नहीं आते क्योंकि वहां आईटीसीजेड नहीं पाया जाता। जहां आईटीसीजेड होगा वहां चक्रवात उत्पन्न होंगे। क्यों उत्पन्न होंगे? क्योंकि दो हवाएं वहां पर मिलेंगी आपस में। तो सब पोलर पे जो होता है वो यही होता है। हाँ, सब पोलर पे देखो, जब अगर सूर्य मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी। सब पोलर पे जो हवा है वो ठंडी है ना। अब पृथ्वी घूम रही है तो हवा भी घूम रही होगी। 23.5 डिग्री की हवा जो कि गर्म है वो घूमने की वजह से नीचे उतरती, ऊपर की ओर उठती है। ठंडी हवा 66.5 की वहां से उठ के 23.5 पे आ जाती है और घूमने की वजह से, और 23.5 की हवा जो गर्म है वो 66.5 पे उतरती है। इसीलिए एक वहां पर कन्वर्जेंस बनता है। इसी वजह से 23.5 से 66.5 के बीच में चक्रवाती तूफान आते हैं। लेकिन कैसे होते हैं वो? 23.5 से 66 का भाई 23.5 से 66 का जो क्षेत्र है वो गर्म है ठंडा है? 23.5 से 66 के बीच का जो क्षेत्र है ये ठंडा है या गर्म है? तुलनात्मक रूप से ठंडा है। अगर हम लोग देखें इसे 10 से 23.5 के बीच को, 10 डिग्री से 23.5 के बीच को, तो वो तुलनात्मक रूप से ठंडा है। इसीलिए वहां चक्रवात तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो ना तो बहुत ज्यादा ऊर्जा बहुत नहीं होती, ठंडे क्षेत्रों पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। जबकि 10 से 23.5 डिग्री के बीच में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। अरे यार क्या कर रहे हो आप? मुझे पता नहीं कहां जा रहे हो। अरे बंद करो, बात करो। हाँ यार, मुझे ज्योग्राफी में भी ले आते हो और मुझे पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, देखो विश्व की बायो खत्म होगा क्या 0 से 5 डिग्री के बीच में। देखो वैसे होता है 0 से 10 के बीच में, लेकिन जो वास्तव में शांत क्षेत्र होता है जिसे हम लोग डोलड्रम कहते हैं, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, वो 0 से 5 तक होती है। इसीलिए इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट हैं वो हमें 0 से 5 डिग्री के बीच में मिलते हैं। बाद में बारिश की मात्रा में कमी आती है और 10 डिग्री के बाद इक्वेटोरियल प्रकार की बारिश नहीं मिलती। जो कन्वेंशनल रेन है वो संवहनीय वर्षा जिसे कहते हैं वो 0 से लेकर 10 डिग्री तक होती है। इसके बाद हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद जो बारिश होगी वो ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल रेन मानसून प्रकार की रेन होती है। इसीलिए 10 से 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है पृथ्वी पर वहां मानसून प्रकार की बारिश होती है। और ये जो क्लाइमेट है वो मानसून प्रकार का क्लाइमेट ही कहलाता है। सर इक्वेटोरियल रीजन 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ होगा, 0 से 5 0 से 5 0 से 5 ऊपर, 0 से 5 नीचे। ये 5 डिग्री से 5 डिग्री हां करेक्ट। 0 से 5 डोलड्रम होगा। इक्वेटोरियल रीजन को अगर आपको बताना है तो 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, दो क्षेत्र हैं इक्वेटर पे। इक्वेटोरियल इस पूरे रीजन में दो क्षेत्र हैं। दो क्षेत्र दो विशेषताओं के आधार पर बांट लिए गए। एक 0 से लेकर 5 यानी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक का क्षेत्र, ये है डोलड्रम कहते हैं इसे। ये शांत क्षेत्र है। यहाँ रोज बारिश होती है दबा के, लेकिन बारिश तो आगे भी होती है रोज, लेकिन उसकी मात्रा में कमी आती है थोड़ी सी।
5 डिग्री के बाद 5 डिग्री ऊपर तक और 5 डिग्री नीचे तक बारिश मात्रा में कमी आती है, लेकिन रीजन में वो इक्वेटोरियल में ही गिना जाता है। इसलिए अगर कोई पूछे इक्वेटोरियल रीजन तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक, कोई पूछे डोल्ड्रम शांत क्षेत्र तो 0 डिग्री यानी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक। तो डोल्ड्रम का मतलब शांत क्षेत्र है, शांत क्षेत्र, हवा ऊपर उठी, बारिश होगी, नीचे आ गई, दैट इज शांत ऊपर। देखो हवा कब शांत होगी, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करे। यहाँ हवा हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करती, वर्टिकल मूव करती है। हॉरिजॉन्टली मूव क्यों नहीं करती? क्योंकि एक्सीडेंट नहीं पाया जाता। अच्छा ये बताओ, तूफान जब आएगा हवा हॉरिजॉन्टली मूव करेगी या वर्टिकली करेगी? सोच के बताओ। अरे तुम्हारी गलती नहीं है यार, तुम्हारे पढ़ाने वालों की गलती है। हम लोगों की गलती ऑब्वियसली क्या है, लोग बुद्धि से पैदा होते हैं। सर में क्या होता है वो छोड़ो, ये पूछो कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे सर को छोड़ यार, मुझसे वो मत पूछो किसी ने क्या बताया, मुझसे केवल ये पूछो क्या क्वेरी आईटीसीजेड वाले बताइए कॉन्सेप्ट वो कहां पाया जाता है? हां, ये आईटीसीजेड दो देखो सबसे पहले समझो आईटीसीजेड है। आईटीसीजेड की फुल फॉर्म क्या है? किस चीज का कन्वर्जेंस? दो हवाओं का कन्वर्जेंस कहां होगा? कैसे होगा? अपोजिट साइड से है ना, अपोजिट एक नॉर्थ से आ रही होगी, साउथ से आ रही होगी, है ना। अब वो नॉर्थ साउथ से आ रही होगी तो वर्टिकली आएगी, हॉरिजॉन्टली आएगी? वर्टिकली आएगी, हॉरिजॉन्टली आएगी? अरे बता दो यार, मत करो तुम मुझे। आप ही करेंगे, हॉरिजॉन्टली आएगी तो तूफान आएगा नहीं आएगा? अरे जब हवा हॉरिजॉन्टली चलेगी तब तूफान आएगा, वर्टिकली चलेगी तब तूफान आएगा? हॉरिजॉन्टली चलेगी तब तूफान आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आईटीसीजेड होगी वहां तूफान आएगा, तूफानी कंडीशन पैदा होगी। अरे बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ये आपकी भाषा में इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस आप समझ लो। अच्छा सुनो, अब हवा इक्वेटर पे सीधी सूरज की किरणें पड़ी, हवा गर्म होकर ऊपर को उठेगी, है ना। उसके बाद जैसे ही ऊपर को उठेगी एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज होगा, उसमें हवा ऊपर को उठी, ऊपर उठने में जो उसे ऊर्जा चाहिए थी वो उसने अपने अंदर से ही ले ली। जब ऊर्जा ऊपर उठने के लिए वो अपने अंदर से ही अब्सॉर्ब कर लेगी तो ठंडी हो जाएगी या नहीं? हवा जब ठंडी हो जाएगी बाहर हो जाएगी या नहीं? अपने आप नीचे आ जाएगी या नहीं? हॉरिजॉन्टली चली नहीं चली, आईटीसीजेड होगा। तूफान ही नहीं है यार, आईटीसीजेड जहां होगी वहीं तूफान आएंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2011 का। अरे तो छोड़ो यार, दैट्स इट। अब तुम केवल इस बात को आईटीसीजेड कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, कंफर्म मत करो। कंफर्म करने से होगा क्या? कंफ्यूजन और बढ़ेगी। एक काम करना एनसीईआरटी लेना और उसमें क्लाइमेट पढ़ना, है ना। उसमें आईटीसी एनसीईआरटी में आईटीसीजेड वगैरह को पढ़ना और तब उसमें देखो। अरे नहीं होता इक्वेटर पे आईटीसीजेड, इसलिए नहीं होता क्योंकि इक्विनॉक्स में भी देखो सूरज वहां पर तो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, वहां पर सूरज अरे 2 बार होता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो सन की ऊर्जा है वो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हो रही होती है। इसलिए जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा ही वहां पर वेपोराइजेशन होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। लेकिन वहां पर हवा गर्म होने के बाद जैसे ही ऊपर उठती है वो ठंडी हो जाती है नीचे, इसीलिए पूरे वर्ष में बारिश होती है वहां पे। अदरवाइज तो इक्विनॉक्स के समय में बारिश होनी चाहिए, हाँ या ना। विश्व रेखा पर रोज दिन में
2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक झमाझम बारिश होती है पूरे वर्ष भर, इसीलिए तो वहाँ ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगर आप वाली बात सही हो तो फिर इसका मतलब वहां पर तो केवल 23 मार्च और दिसंबर में बारिश होनी चाहिए, बाकी समय में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज तो हॉरिजॉन्टल है, बहुत सी समय होता है। ऐसा लेकिन नहीं, कारण उसका क्या है, वो बात अलग है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है उस समय, लेकिन बाकी समय में भी सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर ऊर्जा है सूरज की वो इक्वेटर पे ही आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सन की जो किरणें हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं, 90 डिग्री से टकराती हैं वहां पर। बाकी जगह पर एंगुलर होती है, कोणीय होती है, वहां कोणीय नहीं होती, वहां डायरेक्ट होती है। चूंकि डायरेक्ट होती है इसलिए वहां ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है तो ज्यादा पानी भाप करके उड़ता है, हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है। इसलिए इक्विनॉक्स का वहां पर कोई चक्कर नहीं है। समझा पाया? चलो विजुअल देखिए, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, अभी मैं अपनी कहानी सुना खत्म करूंगा। अरे यार मेरा ही नहीं हो पाता, सबका हो जाता है। क्या हो गया? मेरी क्लास चढ़ जाएगी यार। चलो तो अब तुम ना सुनो, एक काम करना, पूछना किसी से कुछ मत, कभी किसी से पूछना नहीं चाहिए। आपका अगर कोई डाउट है सबसे पहले उसे खुद दूर करिए, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े शिक्षक हो। मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ? कुछ नहीं पढ़ा सकता, मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता, मेरी कोई क्षमता नहीं पढ़ाने की, है ना? पढ़ा सकता हूँ, अलाउ कर दिया। अब जब तक ये खुद न चाहे, इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये खुद चाहेंगे तब मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वही तो नहीं पढ़ा सकता। आप क्या करना, ये डाउट आया आपके मन में, है ना? मैं कुछ कह रहा हूँ, सर ने थोड़ा बताया, अब आप किसी की मत सुनिए, दोनों को लाभ मार के बाहर निकालिए। अब आप एक काम करिए, किताब लीजिए बढ़िया सी, उसमें से जो ऑथेंटिक बुक हो उसमें से आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगी। दोनों लोगों ने, हमने कुछ कुछ बातें आपको बताई, दोनों की वो बातें सिमिलर होंगी, केवल एक दो चीजें डिफरेंट होगी जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, उसे किताब में देख लेना, बात करना होगी, क्लियर किया जाएगी। एनसीईआरटी तो आपने नहीं सोची, एनसीईआरटी देखेंगे 11वीं 12वीं की, है ना? और आधे मार्च के चक्कर में मत पढ़ो, ऐसी लंबी किताबें बात करते हैं, देख के डर लगता है, पूरे पढ़ने का तो मन ही क्या करेगा। और मालिक ने तो अच्छी किताब नहीं, अरे छोड़ो यार, तुम लिखो, मानसून ही बना। अगला है, जब मैंने बताया, मैं नहीं बता रहा है, कंटेंट कुछ भी नहीं, मानसून ही बन बायोम में लिखो, मॉनसून फॉरेस्ट बायोम, ये 10 से 23 के बीच में मिलेंगे, 10 से 23 के बीच में मिलेंगे, ठीक है? हाँ, मॉनसून वन बायोम 10 से 23 के बीच में होंगे, मॉनसून फॉरेस्ट बायोम, ठीक है? अब एक नया प्रकार का वन होता है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में मिलेगा, जिसे भूमध्य सागरीय बायोम कहते हैं। देखो, ऐसे क्षेत्र पूरी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स के जो अंदर के हिस्सों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, और वहां पर कोई वाटर बॉडी है। दो कंडीशन है कि कोई आंतरिक क्षेत्र में वाटर बॉडी है। देखो, कॉन्टिनेंट्स में, अच्छा, स्थल पर बारिश समुद्र से ही होगी ना? जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तब बारिश होगी। मान लो कोई कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, तो उसमें हवा चल रही है, मान लो पूर्व से पश्चिम तक कॉन्टिनेंट पूर्व में, जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत में मॉनसून पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है ना? ईस्टर्न जेट के सहारे। इसलिए भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, हाँ ना? इसलिए कॉन्टिनेंट में अब देखो पूरी पृथ्वी पर 3 तरीके की हवा है जो परमानेंट चलती है। मैंने बताया 0 से 10 के बीच कोई हवा नहीं चलती, 0 से 5 के बीच मान लीजिए, लेकिन 10 तक नहीं चलती क्योंकि ये शांत क्षेत्र में डोल्डम कहलाता है। 10 से 23.5 के बीच में एक हवा चलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं।
ये परमानेंट रूल्स है ना। वही उतरने वाला चढ़ने वाला जो भी मैं बता रहा हूँ, हवाओं के उतरने चढ़ने की वजह से, पृथ्वी के घूमने की वजह से वो हवा चलती है। इन हवाओं की गति पूरब से पश्चिम की ओर होती है ट्रेड विंड्स। जब ये पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगी ट्रेड विंड्स, तो इसका मतलब कॉन्टिनेंट के पूर्वी भागों में बारिश करेगी सबसे ज्यादा, पश्चिम की ओर जाते जाते बारिश की मात्रा में कमी आएगी। इसके बाद 45 से लेकर 60 डिग्री तक या 65 डिग्री तक हवा चलती है, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें, ठीक है, वो भी इसी वजह से घूमने की वजह से चलती है। अब इसका मतलब पछुआ पवनें जैसे कहेंगे कि उनकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्टिनेंट के वो पश्चिमी भागों में ज्यादा बारिश करेगी। इसलिए 40 से लेकर 65 डिग्री के बीच में पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में ज्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर 10 से 30.5 डिग्री के बीच में या 10 से 30 डिग्री तक भी जहां तक ट्रेड विंड चलती है, वहां कॉन्टिनेंट के पूर्वी भागों में ज्यादा बारिश होती है। इसीलिए भारत का पूर्वी भाग भारत के पश्चिमी भाग से ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अब मुझे बताओ, भारत के पश्चिम में डेजर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं? जहां ज्यादा बारिश कम बारिश होगी वहां डेजर्ट मिलेगा। इसी और पूरब की जगहों में खूब घने जंगल मिलेंगे। भारत के पूर्वी भागों में, भारत के पूर्व में जंगल है या नहीं है? खूब जंगल मिलते हैं। अच्छा, अब इसको पूरी पृथ्वी पर लगाओ इस कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि 66.5 से या 66.5 45 से 66.5 के बीच में पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में बारिश होगी, पूर्वी वाला जो भाग है वो उसमें कम बारिश होगी, है ना। अगर मान लो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है एशिया के जैसा, तो उसमें कोई ऐसा क्षेत्र भी तो होगा बीच वाला भाग जहां आती आती वेस्टर्लीज भी सूख जाएंगी और आती आती ईस्टर्लीज भी सूख जाएंगे, वहां बारिश नहीं होगी, है ना। जैसे स्टैटीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान, ये वाला क्षेत्र कैसा है? क्या यहाँ बारिश होती है? ना तो पछुआ पवनें आती और ना ही पूर्वा पवनें यहाँ पहुंच पाती या व्यावहारिक पवनें पहुंच पाती। इसलिए यहाँ पर क्रॉस रेंज का विकास हुआ है। लेकिन एक बड़ी खास बात है, कैस्पियन सी बीच में मिलता है। एक तो कंडीशन है ये कॉन्टिनेंट के बीच में कैस्पियन सी, एक कंडीशन है भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र, मेडिटेरेनियन सी वाला क्षेत्र, जहां रूस, रशिया, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में एक सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। वो भी लैंड है, भी चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, बीच में सागर है। ऐसी जगहों पर जहां कॉन्टिनेंट के बीच में सागर हो, वहां पर एक नए प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है, जिसे हम लोग भूमध्य सागरीय वनस्पतियां या रूम सागरीय वनस्पतियां या मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ प्लांट्स या वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। इन वनों की खास पहचान होती क्या होती है? एक तो ना सर्दियों के मौसम में बारिश होती है। हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में जो ये आते हैं तूफान, ये भूमध्य सागर से ही चलते हैं। जो सर्दियों में बारिश होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही चलने वाले हैं, इसीलिए वहां भी वो तूफान बारिश करते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बारिश होती है सर्दियों के मौसम में, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि यहाँ साइट्रस टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी, है ना, और ऑलिव, जैतून, ये इस प्रकार के फल खूब मिलेंगे रूम सागरीय। तो एक तीसरे प्रकार का फल लिखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है। रूम सागरीय वन या मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर को रूम सागर भी कहते हैं पर्शियन में, फारसी में। भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय वायुमंडल, ठीक है। और इसमें चौथा लिखिए टैगा ऑब्लिक, अच्छा टैगा लिखिए चौथे में टैगा ही कर लीजिए। टैगा वन बायोम, टैगा TIAG, टैगा वन बायोम, या इसे हम लोग कोणधारी वन बायोम कहते हैं। कॉनिकल फॉरेस्ट बायोम, एक ही बात है इसमें। ये 66.5 से
बल्कि सारे जा सकते हैं। क्या ये 45 से 60 के बीच में मिलने वाले हैं, है ना? है? हाँ, नहीं, टुंड्रा में डेजर्ट बायोम तो नहीं होता। डेजर्ट वहाँ होता है बहुत ज्यादा। डेजर्ट में जनरली घास झाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। टुंड्रा में कॉनिकल ट्रीज मिलते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, ऊंचाई में कमी आती है। जैसे हमारे यहाँ पर लद्दाख में कुछ प्रकार के जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं कॉनिकल प्रकार के, जनरली ब्रशेस होती हैं, ग्रासेस होती हैं। यही ये आया समझ में? टैगा, टैगा और टुंड्रा। टुंड्रा ऊपर है, टैगा नीचे वाले में है ना? ठीक, ये हमारे वनीय बायोम हो गए 4। क्लियर? अब हम लोग जब आगे मैं इसे डिवाइड करूंगा ना, और डिवाइड करूंगा, ग्रासलैंड को जैसे 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा, मरुस्थल को भी 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा, डेजर्ट को भी, क्योंकि डेजर्ट भी 2 तरीके का होता है, गर्म और ठंडा। इसे मैं लिखवाऊंगा तब कर दूंगा। अभी मैं स्ट्रक्चर खींच रहा हूं। जलीय बायोम देख ले आप, जलीय बायोम को देखो। एक्वेटिक बायोम, एक्वेटिक बायोम या जलीय बायोम। देखो मोटे तौर पर अगर देखें हम लोग पानी को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो स्वच्छ जल और एक सॉल्ट। सॉल्ट वाटर मिलता है जनरली सागरों में, और स्वच्छ जल जनरली मिलता है लैंड पर, है ना? अच्छा, एक और होता है, एक और बायोम हो सकता है जो दोनों का मर्जिंग वाला एरिया हो, जहां दोनों एक जगह मिल रहे हो, जिसे संक्रमणकालीन बायोम भी कह सकते हैं, ट्रांजिशनल बायोम। ये बताओ मुझे, जहां नदी समुद्र में मिल रही हो वहां पर दलदली क्षेत्र बनेगा? नहीं मिल सकता है। तो दलदली क्षेत्र कैसा होता है? ना तो पानी होता, ना ही वर्षा होता, ना तो टेरेस्ट्रियल होता, ना ही वो वाटर होता। एक जॉइंट प्रकार का होता है, ट्रांजिशन होता है। उस बायोम में नए प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु होंगे या नहीं? तो इसलिए जलीय बायोम को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सागरीय बायोम, एक स्वच्छ जल बायोम, फ्रेश वाटर बायोम, और एक तीसरा रख सकते हैं ट्रांजिशनल बायोम या संक्रमणकालीन बायोम, जिसमें सब दलदल वगैरह आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे ट्रांजिशनल बायोम का एक शानदार एग्जांपल है सुंदरवन, है ना? बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा और सुंदरवन जहां पर भी पाए जाते हैं, इस प्रकार के बायोम को हम लोग संक्रमणकालीन ट्रांजिशन बायोम कहते हैं। तो दलदल बनता कैसे है? बताऊं। एक और इसमें एक और जगह मिलेगा ट्रांजिशन बायोम। आपने तालाब देखे होंगे, तालाब के आसपास बड़ी बड़ी ग्रासेस मिल जाती हैं। देखो तालाब के आसपास पानी तो होगा, बाद में पहले दलदल टाइप की होगी, उसके बाद पानी की शुरुआत होती है। वो ऐसा क्षेत्र है जहां बरसात के मौसम में तो पानी भर जाता है, उसके बाद सूख जाता है। तो जब पानी सूखता है उस समय वहां दलदल बन जाती है तालाब के आसपास का क्षेत्र। वहां अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, जैसे कुछ बत्तख, डक्स जो कि तैर सकती हैं और वो चल भी सकती हैं पैरों से। यानी वहां पर उड़ने वाले भी, चलने वाले भी, दोनों प्रकार के तैरने वाले भी जीव मिलेंगे आपको। ये अलग प्रकार का एक बायोम बनता है। इसे संक्रमणकालीन बायोम हम लोग कहते हैं। जहां भी स्थल और जल मिल रहा हो वहां एक नए प्रकार का ट्रांजिशनल बायोम बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थलीय बायोम, संक्रमणकालीन बायोम कहेंगे। इसको 3 भागों में बांटिए। सबसे पहले देखिए सागरीय बायोम। सागरीय बायोम, ओशन बायोम, दूसरा लिखिए फ्रेश वाटर बायोम या स्वच्छ जल बायोम, और तीसरा लिखिए संक्रमणकालीन बायोम, ट्रांजिशनल बायोम। ट्रांजिशनल बायोम के नीचे कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन्हीं का उदाहरण।
मैनग्रोव वन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। दूसरा देखिए इसमें कच्छ वनस्पतियां, कच्छ वनस्पतियां, ठीक है। कच्छ वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलो जी, सर भेज दिया मैंने, आ गया था, मैंने दोपहर में 11-12 के आसपास भेज दिया था, आ गया मेरे पास। राजकुमार, हाँ नहीं करा, ये सुधीर करके हैं सर, सुधीर कुमार एनडीए में है। हाँ वर्तमान में है, उनका ये हमारे और आज मैंने एक्टिविटी राजेश जी ठीक है सर। जी जी ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है जी सर, जी सर, ठीक है सर, दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ की वो ठीक नहीं वहाँ पर ये हमारे जीवन में भी है सर, कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसी में रख लेंगे क्योंकि मैं इसके लिए कर लेता हूँ सर। इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा सर सेमिनार वगैरह आयोजित कर लेना कुछ स्कूल में, कॉलेजेस में, और उसमें सेमिनार आयोजित करके हम पोस्टर दे दिया करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग कुछ हाँ सर, एक लेटर उनकी तरफ से लिखवा लें, फिर उसके बाद हम लोग स्कूल कॉलेजेस चुनैया करेंगे। हाँ वैसे हाँ
सबसे पहले वहाँ जाके हम लोग कर सकते हैं। स्कूल में हाँ मैंने सर उसमें NS कॉलेज से बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो हमारे सेमिनार के बिल्कुल वो इससे शुरू से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ हम एक आयोजित कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, वो करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि DM को एक्सॉर्टेशन भी उन्होंने हमसे कराई है NS कॉलेज का, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो सबसे बड़ा 1912 वो तो सर प्रिंसिपल हैं NS कॉलेज के, उनका नाम है प्रोफेसर मनोज कुमार। वो अभ्युदय के सबसे पहले हाँ आ सकते हैं। तो हम क्या करें कि मेरठ कॉलेज में एक सेमिनार कर लें, सेमिनार NS कॉलेज में कर लें, ज़्यादा हाँ यूनिवर्सिटी हाँ तो सर अभी तो कोई बोर्ड लगाना है।